Welcome to Code and Capital. शेयर बाजार को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर लोग इसे एक कसिनो या जुआ घर की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ बस किस्मत का खेल चलता है। सही कहा। मतलब ऐसा लगता है कि कोई रातों रात अमीर बन सकता है या फिर सब कुछ गंवा सकता है। लेकिन अगर हम डेटा और इतिहास को देखें तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित होती है। एकदम गलत। तो आज हम एक ऐसी ही गहन चर्चा में जा रहे हैं जो निवेश को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। हम रस्मीन आंग और विक्टर चेंग की एक बहुत ही बेहतरीन किताब वैल्यू इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ कंपनीज के सबसे अहम विचारों को आज डिकोड करने वाले हैं। और ये विषय बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मुख्य मिशन आज ये समझना है कि कैसे कोई भी आम निवेशक सही और तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों की पहचान कर सकता है, जिन्हें हम हाई ग्रोथ बिजनेस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना जुआ खेले 40% से 400% तक का शानदार रिटर्न कैसे हासिल किया जाए, ताकि इस बाजार को एक असल संपत्ति निर्माण मशीन में बदला जा सके। और ये बात आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज जब हम अपना फोन उठाते हैं तो चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ है। हर कोई न कोई हॉट टिप दे रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे तो रोज यही चलता है कि आज कौन सा शेयर खरीदें और कल कौन सा बेच दें। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि इस भारी शोर शराबे में असली सफलता उसी को मिलती है जो इस पूरे सर्कस से खुद को अलग कर सके। सफल निवेश का सबसे बड़ा रहस्य अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना है, यानी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना। हाँ, और लंबी अवधि के बड़े चित्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना। बाजार हर दिन अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन किसी बेहतरीन व्यवसाय का असली मूल्य केवल समय के साथ ही सामने आता है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत में हम सब उस फेज से गुजरते हैं, वो स्क्रीन से चिपके रहना, हर लाल और हरी कैंडल पर धड़कनें तेज होना। हाँ, वो तो हर नए निवेशक की कहानी है। मुझे याद है, ज्यादातर लोग जब पहली बार बाजार में आते हैं तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाली मानसिकता लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे चार्ट्स में कोई मूविंग एवरेज या खास पैटर्न ढूंढ लेंगे तो वे बाजार को मात दे देंगे। वो बस जल्दी से मुनाफा लॉक करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इस तरह से सच में लंबी अवधि की संपत्ति बनाई जा सकती है? आंकड़े तो यही बताते हैं कि इस तरीके से ज्यादातर लोग सिर्फ अपना भारी नुकसान करते हैं। और इसी भटकाव से बचने के लिए निवेश की दुनिया में कुछ बहुत ही ठोस विचारधाराएं विकसित हुई। जैसे कि कौन सी? अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो सबसे पहली और सबसे प्रमुख विचारधारा थी प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसे बेंजामिन ग्राहम ने शुरू किया था, जो वॉरेन बफेट के गुरु भी थे, है ना? बिल्कुल। उनका तरीका पूरी तरह से गणित, बैलेंस शीट और संख्याओं पर आधारित था। उनका मानना था कि बाजार में ऐसी कंपनियां खोजो जो अपनी असली कीमत, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत सस्ती मिल रही हो। इसी को उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा था। लेकिन अगर बेंजामिन ग्राहम का तरीका इतना ही सुरक्षित है क्योंकि वो गणित पर आधारित है, तो फिर इसमें नुकसान कैसे हो सकता है? मतलब कोई चीज अगर अपनी असली कीमत से आधी कीमत पर मिल रही है तो उसे खरीदना तो हमेशा अक्लमंदी होनी चाहिए। कागज पर यह बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असल दुनिया में एक बहुत बड़ा पेंच है। इसे वैल्यू ट्रैप कहते हैं। जरा सोचने वाली बात है, एक कंपनी जो डीवीडी प्लेयर बनाती है, उसका शेयर बाजार में बहुत सस्ता मिल रहा है क्योंकि लोग अब स्ट्रीमिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही पकड़ा। उस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिख सकती है, उसका शेयर भी ऐतिहासिक रूप से सस्ता हो सकता है। एक प्योर वैल्यू इन्वेस्टर सोचेगा कि ये एक बेहतरीन सौदा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो व्यवसाय भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बिल्कुल। कोई उसे सस्ता समझकर खरीदता है और वो और सस्ता होता चला जाता है। यानी वो एक ऐसा गड्ढा है जो बाहर से देखने में खजाना लगता है। तो इसका उल्टा क्या है? क्या हमें ऐतिहासिक आंकड़ों को भूलकर सिर्फ उन कंपनियों को देखना चाहिए जो भविष्य में दुनिया बदलने वाली हैं? यहीं पर दूसरी विचारधारा आती है, प्योर ग्रोथ इन्वेस्टिंग। फिलिप फिशर जैसे दिग्गजों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। इसमें क्या अलग होता है? इस रणनीति में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि शेयर आज कितना सस्ता या महंगा है। सारा फोकस कंपनी के भविष्य के विस्तार, उसके शानदार मैनेजमेंट और नए उत्पादों पर होता है। निवेशक सोचते हैं कि अगर कंपनी अगले 10 सालों तक 40% की दर से बढ़ती रहेगी तो आज उसकी कोई भी कीमत चुकाना सही है। ये तो बहुत ही आशावादी नजरिया हुआ। लेकिन इसमें भी जरूर कोई ना कोई कैच होगा। कैच बिल्कुल है, और वो है ग्रोथ ट्रैप। जब निवेशक किसी कंपनी के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो वे उस शेयर के लिए बेतहाशा कीमतें देने लगते हैं।
जैसे कोई बुलबुला बन रहा हो। हाँ, और अगर कोई कंपनी उम्मीद से जरा सा भी कम प्रदर्शन करती है, मान लीजिए उसने 40% की जगह सिर्फ 25% की ग्रोथ दिखाई, तो बाजार उसे बुरी तरह पीटता है और बहुत अधिक कीमत पर खरीदने वाले निवेशक भारी नुकसान में चले जाते हैं। तो एक तरफ वैल्यू ट्रैप है जहां कंपनी सस्ती तो है लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं है, और दूसरी तरफ ग्रोथ ट्रैप है जहां कंपनी का भविष्य अच्छा है लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मुनाफे की गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल सही कहा। तो क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा रास्ता है जो इन दोनों विचारधाराओं की कमियों को दूर कर सके? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वॉरेन बफेट और पीटर लिंच जैसे महान निवेशकों ने धीरे धीरे इस बात को समझा। उन्होंने इन दोनों रणनीतियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम तैयार किया। अच्छा, दोनों को मिला दिया। सस्ते और उचित दामों पर खरीदा जाए। यही वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जन्म था। इसमें एक ऐसी कंपनी की तलाश की जाती है जिसका अतीत का रिकॉर्ड शानदार और स्थिर हो, वर्तमान मैनेजमेंट बेहद ईमानदार हो, और भविष्य में जिसके विस्तार की प्रबल संभावनाएं हों। लेकिन शर्त यह है कि ये सब एक उचित कीमत पर मिलना चाहिए। ये तो वाकई दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा लेने वाली बात हुई, और इस किताब के लेखक रस्मीन और विक्टर इसी रणनीति को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन दोनों ने इसकी शुरुआत कैसे की। वे दोनों कोई वॉल स्ट्रीट के बड़े फंड मैनेजर तो थे नहीं, वो बिल्कुल आम निवेशकों की तरह थे। उनकी मुलाकात मिलियनेयर इन्वेस्टर प्रोग्राम नाम के कोर्स के दौरान हुई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वहां लॉजिस्टिक्स टीम में काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों का निवेश को देखने का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया ताकि वे एक साथ मिलकर इस वैल्यू ग्रोथ रणनीति का इस्तेमाल करके अच्छी कंपनियों की खोज कर सकें। और उनकी एक खोज केवल कंप्यूटर स्क्रीन या इंटरनेट तक सीमित नहीं थी। चलिए इसे उनके पहले केस स्टडी से समझते हैं। डिजाइन स्टूडियो फर्नीचर। उन्होंने अपनी किताब में इसे कैसे समझाया है? उन्होंने असल में क्या डेटा देखा था? ये उनके तरीके को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। 2005 से 2009 के बीच डिजाइन स्टूडियो फर्नीचर की कमाई हर साल 30% से ज्यादा की दर से बढ़ रही थी। ये तो एक जबरदस्त ग्रोथ थी। हाँ, लेकिन जब लेखकों ने शुरुआत में इस पर नजर डाली तो इसके शेयर काफी महंगे थे, लगभग $0.66 के आसपास। एक वैल्यू ग्रोथ निवेशक कभी भी सिर्फ ग्रोथ देखकर महंगी कीमत नहीं चुकाता। तो उन्होंने इंतजार किया। बिल्कुल। फिर मई 2010 में अचानक एक खबर आई। दुबई की एक कंपनी ने उन पर किसी विवाद को लेकर मुकदमा कर दिया, लॉसूट। शेयर बाजार को तो अनिश्चितता से नफरत है। बस वह क्या था, इस खबर के आते ही बाजार में भयंकर घबराहट फैल गई। शेयर की कीमत $0.60 से गिरकर सीधा $0.45 पर आ गई। एक मिनट रुकिए, अगर किसी कंपनी पर दुबई की किसी फर्म ने मुकदमा कर दिया है और पूरा मार्केट पैनिक कर रहा है, तो कोई आम निवेशक तो दूरी भागेगा। गिरते हुए बाजार में उस शेयर को पकड़ना तो गिरते हुए चाकू को हाथ में लेने जैसा है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने वहां निवेश करने का जोखिम क्यों उठाया? यहीं पर स्कटल बटिंग तकनीक काम आती है। स्कटल बटिंग का मतलब है जमीनी स्तर पर जाकर जांच पड़ताल करना। जब बाकी दुनिया डर के मारे शेयर बेच रही थी, तब इन लेखकों ने न्यूज हेडलाइंस पर भरोसा करने के बजाय सीधे कंपनी के मैनेजमेंट से संपर्क किया। उन्होंने गहराई से सवाल पूछे होंगे। हाँ, और उन्हें पता चला कि ये मुकदमा कंपनी के मुख्य और रोजमर्रा के व्यवसाय पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा। ये महज एक अस्थायी संकट था। यानी उन्होंने समझ लिया कि बाजार का डर असली खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है। एकदम सही। उन्होंने देखा कि कंपनी के बुनियादी ढांचे में कोई खराबी नहीं आई है। उन्होंने तुरंत अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना की और $0.45 के भाव पर शेयर खरीद लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? केवल 2 महीनों के भीतर जब बाजार का वो अस्थायी डर खत्म हुआ और सच्चाई सामने आई, तो शेयर की कीमत उछलकर $0.64 हो गई। अरे वाह, ये तो बिना किसी बड़े जोखिम के महज 2 महीने में 40% का शानदार मुनाफा था। बिल्कुल। ये बहुत अहम बात है। यानी सिर्फ स्क्रीन पर लाल रंग देख के घबराने के बजाय उन्होंने असलियत जानने की कोशिश की। इस किताब में एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है जापान फूड होल्डिंग्स का। वहां तो उन्होंने लिटरली जमीन पर उतर के रिसर्च की थी। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो जापान फूड होल्डिंग, जो कि एक जापानी रेस्टोरेंट श्रृंखला है, ये दिखाती है कि कागजी आंकड़ों के साथ साथ जमीनी हकीकत जानना कितना अहम है। उस समय मंदी चल रही थी, है ना? हाँ, आर्थिक मंदी का दौर था और बाजार में बहुत निराशा थी। कंपनियों के शेयर गिर रहे थे। लेकिन लेखकों ने केवल कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ी, वे सिंगापुर और जकार्ता में उनके रेस्टोरेंट्स का खुद दौरा करने गए। ऑन द ग्राउंड रिसर्च। तो उन्होंने वहां क्या देखा? उन्होंने जो देखा वो मंदी की हेडलाइन से बिल्कुल अलग था।
रेस्टोरेंट्स के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ थी और लंबी लाइनें लगी थी। मतलब लोग मंदी के बावजूद वहां खाना खाने आ रहे थे। बिल्कुल। इस जमीनी हकीकत को देखकर उन्हें समझ आ गया कि कंपनी का व्यवसाय पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने उस डर के माहौल में $0.25 पर शेयर खरीदे। और फिर शेयर की कीमत कहां तक गई? महज 7 महीने बाद ही वो शेयर $0.43 का हो गया, यानी 72% का जबरदस्त रिटर्न। ये सब केस स्टडी सुनकर एक बात तो साफ है कि वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टिंग से हाई ग्रोथ बिजनेस खोजना मुमकिन है। हाँ, ये पूरी तरह संभव है। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब लोग ग्रोथ शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ अजीब सी छवियां बन जाती हैं। कई मिथक हैं जो लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि कौन से मिथक? जैसे सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ग्रोथ कंपनी का मतलब है कि उसे हर साल 100% या 200% की स्पीड से भागना चाहिए। हमेशा सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंपनी अच्छी होती है। ये निवेश की दुनिया के सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है। सच्चाई ये है कि रातों रात आसमान छूने वाली हाइपर ग्रोथ अक्सर टिक नहीं पाती, वो बहुत जल्दी क्रैश हो जाती है। तो सुरक्षित ग्रोथ क्या है? लंबी अवधि के लिए 15% से 50% की स्थिर और लगातार ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन मानी जाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। मतलब कंपनी पैसा कैसे जुटा रही है? हाँ, जो कंपनियां भारी मात्रा में बैंक से कर्ज लेकर अपना विस्तार दिखाती हैं या जो कंस्ट्रक्शन और शिपिंग जैसे चक्रीय उद्योगों में काम करती हैं, वे मंदी की पहली लहर में डूब जाती हैं। एक सच्चे निवेशक को कर्जमुक्त और स्थिर ग्रोथ चाहिए, ना कि कर्जे पर टिकी हुई कोई खोखली उड़ान। सही बात है। और एक और मिथक जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि ऐसी तेज ग्रोथ सिर्फ सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों, इंटरनेट स्टार्टअप्स या आजकल तो एआई वाली कंपनियों में ही मिल सकती है। क्या हमें सच में ग्रोथ के लिए सिर्फ इन्हीं तेज उद्योगों में अवसर खोजने चाहिए? ये भी पूरी तरह गलत है। अक्सर सबसे उबाऊ और साधारण उद्योगों में सबसे शानदार मल्टीबैगर कंपनियां छुपी होती हैं। टेक कंपनियों में बदलाव बहुत तेजी से आता है और वहां प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। तो साधारण उद्योगों का कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे कि ब्रेटॉक जैसी कंपनी को देखें जो सिर्फ बेकरी का काम करती है, या बाउस्टेड जैसी इंजीनियरिंग कंपनी को देखें। इनके व्यवसाय बहुत ही साधारण और बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुनाफा कमाने और विस्तार करने का तरीका असाधारण रूप से प्रभावी होता है। बिल्कुल। आपको ग्रोथ के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी की ही जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा व्यवसाय चाहिए जो अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा हो। चलिए मान लिया कि एक साधारण बेकरी भी भारी मुनाफा दे सकती है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है। अगर कोई कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो जाहिर है उसे अपने विस्तार के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। हाँ, ये एक आम धारणा है। ऐसे में वो कंपनी अपना सारा मुनाफा तो वापस बिजनेस में ही डाल देगी। तो क्या ये सच है कि ग्रोथ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती? बाउस्टेड का उदाहरण इस भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है, और इसके आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि हर किसी को इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने इसके आंकड़े देखे थे। 2002 में बाउस्टेड का शेयर मात्र 0.20 सिंगापुर डॉलर पर खरीदा गया था। हाँ, और 2010 तक उस शेयर की कीमत बढ़कर 1.20 सिंगापुर डॉलर हो गई। यानी शेयर की कीमत में 500% का सीधा मुनाफा। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन असली जादू तो डिविडेंड में छिपा था। जिस व्यक्ति ने 2002 में $0.20 के हिसाब से शेयर खरीदे थे, उसके लिए शुरुआत में डिविडेंड यील्ड 3.7% थी, जो कि एक सामान्य बैंक ब्याज के बराबर है। हाँ, लेकिन कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनका डिविडेंड भी बढ़ता गया। 2010 तक आते आते वो डिविडेंड यील्ड बढ़कर 27.5% हो गई। रुकिए, 27.5% डिविडेंड यील्ड? मतलब अगर किसी ने 2002 में निवेश किया था तो 2010 में उसे सिर्फ वो शेयर अपने पास रखने के लिए हर साल अपनी लगाई गई मूल रकम का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा वापस मिल रहा था। यही तो रणनीति की ताकत है। ये तो अद्भुत है। बिना शेयर बेचे, बिना कोई ट्रेडिंग किए इतनी बड़ी पैसिव इनकम, बिना कुछ किए ही हर साल भारी मुनाफा। और यहीं पर एक सफल वैल्यू ग्रोथ निवेशक की मानसिकता आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाती है। शेयर की कीमत का बढ़ना तो सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, गणित का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है जिसे हम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कहते हैं। अगर $1 को 20% सालाना रिटर्न पर 20 साल के लिए निवेश किया जाए तो वो $38.33 बन जाता है। ये जादुई लगता है।
समय के साथ पैसा खुद पैसा बनाने लगता है। बिल्कुल, और किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये बात और भी मजेदार हो जाती है। मान लीजिए कोई सिंगापुर में एक बबल टी खरीदता है जो $3.5 की आती है, जो कि एक बहुत ही आम खर्चा है। हाँ, जब कोई वो चाय पीता है तो लगता है कि सिर्फ $3.5 खर्च किए, लेकिन अगर उस पैसे को खर्च करने के बजाय किसी अच्छी वैल्यू ग्रोथ कंपनी में 20% की दर से निवेश किया होता और उसे 20 साल के लिए छोड़ दिया होता तो उस छोटी सी रकम की कीमत $133 हो जाती। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। यानी एक बबल टी पीने की असल कीमत भविष्य के $133 है। ये देरी से मिलने वाली संतुष्टि, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ जल्दी शुरुआत करने की ताकत जुड़ी है। टाइम इज मनी सिर्फ एक कहावत नहीं है। निवेश में तो समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। मैं एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देता हूं, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी का। मान लीजिए इन्वेस्टर ए महज 21 साल की उम्र में निवेश शुरू कर देता है। वो अगले 10 साल तक हर साल सिर्फ $500 लगाता है, यानी कुल $5000। हाँ, और फिर निवेश करना बंद कर देता है, बस अपने पैसे को बढ़ने देता है। और इन्वेस्टर बी क्या करता है? इन्वेस्टर बी 31 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है। उसकी कमाई ज्यादा है, इसलिए वो अगले 10 साल तक हर साल $1000 लगाता है, यानी वो कुल $10,000 लगाता है, जो इन्वेस्टर ए की कुल रकम का दुगना है। बिल्कुल। अब जब दोनों 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो इन्वेस्टर ए के पास इन्वेस्टर बी से 2 गुना से भी ज्यादा पैसा होता है। समय की ताकत पूंजी की ताकत से कहीं अधिक है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या बस सही कंपनी चुनकर और कम उम्र में पैसा लगाकर आंख बंद करके बैठा जा सकता है, या कुछ चेतावनियां भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? निवेश के कुछ बेहद कड़े नियम हैं जिनका पालन करना ही होगा। पहला नियम, कभी भी किसी भी हालत में कर्ज लेकर यानी लेवरेज लेकर निवेश ना करें, क्योंकि मंदी के समय तो बैंक अपना पैसा वापस मांग लेते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। जब बाजार गिरता है तो निवेशक को घाटे में अपने बेहतरीन शेयर बेचने पड़ते हैं। कर्ज बुरे वक्त में हमेशा निवेशक को ही काटता है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है मिस्टर मार्केट की भावनाओं में ना बहना। जब बाजार में लालच हो तो डरे रहें, और जब बाजार में डर हो तब लालची बने। दूसरों की देखा देखी निवेश करना यानी हर्ड मेंटालिटी, ये सबसे बड़ी गलती है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि असल में सफल निवेश के लिए हर दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। सही व्यवसाय चुनें, भरोसेमंद मैनेजमेंट देखें, कर्ज मुक्त कंपनी खरीदें और फिर उसे लंबे समय तक बढ़ने दें। बिल्कुल सही। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि वे काम करने से ज्यादा खर्राटे लेते हुए पैसा कमाते हैं। स्नोरिंग करते हुए मुनाफा बनाना ही असली सफलता है। और ये जानकारी उन सभी के लिए संजीवनी है जो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक के साधारण ब्याज में रखकर खो रहे हैं, जो अक्सर महंगाई दर से भी कम होता है। हाँ, ये एक स्वतंत्र विचार और धैर्य का खेल है। तो अंत में हम एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे जिस पर सभी खुद सोच सकें। वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पूरा आधार यह है कि बेहतरीन कंपनियों को तब खरीदा जाए जब वे किसी अस्थायी विवाद या डर के कारण सस्ती मिल रही हों। सही बात है। तो जरा सोचिए, आज के समय में ऐसा कौन सा उद्योग या क्षेत्र है जिससे हर कोई नफरत कर रहा है या डरा हुआ है? क्या हम आज के शोर शराबे में भविष्य की सबसे बड़ी मल्टीबैगर कंपनी को महज इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आज उसका नाम अखबारों के नकारात्मक सुर्खियों में है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और सही निवेश करते रहें।